प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक छोटे से प्लेटफॉर्म नॉलेज आर्ट्स क्लासेस में। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी विद्यार्थी यह पढ़ सके। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। मैं पुनः चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप लोग यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप लोगों को आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, विद्रोही और राज। 1857 के क्रांति मतलब आज हम लोग जानेंगे 1857 के क्रांति के कारण कि 1857 के क्रांति के क्या कारण थे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो 1857 के क्रांति के कारण, तो 1857 के क्रांति के कई कारण थे। हम आपको 1857 की पूरी क्रांति पढ़ेंगे कि जहाँ के किसने नेतृत्व किया और किस किस कारण से हुआ। आप पहले यह समझ लीजिए कि 1857 के क्रांति के समय भारत के वायसराय थे जो लॉर्ड कैनिंग थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय वह लॉर्ड पामस्टर थे। तो चलिए 1857 क्रांति के कारण, तो पहला कारण है राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालीन कारण। तो चलिए कैसे क्रांति होती है तो अचानक तो नहीं हो जाए, धीरे धीरे मतलब पहले के ही लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन तत्कालीन कारण हुआ मतलब वर्तमान में कौन सा कारण हुआ उसे कहा गया तत्कालीन कारण। चलिए राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई हड़प नीति और गोद लेने की प्रथा को समाप्त करना माना जाता है। देखिए राजनीतिक कारण के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई हड़प नीति मतलब लॉर्ड डलहौजी जो वायसराय थे जिस समय लॉर्ड कैनिंग के बहुत पहले थे ये, तो जब उस समय जिस समय ये वायसराय थे उस समय इन्होंने एक हड़प नीति अपनाई, मतलब यह किसी भी क्षेत्र को हड़प लेते थे, मतलब ब्रिटेन साम्राज्य का और शासन का अन्न बता देते थे। यह कहते थे कि नहीं ये मेरा है, इस पर अब ब्रिटेन सरकार था, ब्रिटिश सरकार का अन्न रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहेगा और गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। मतलब इन्होंने पहले क्या थी, यदि किसी राजा को पुत्र नहीं हुआ किसी भी कारण से तो वह किसी अन्य के पुत्र को गोद ले लेता था और वही बाद में राजा बनता था। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, यदि किसी के पास पुत्र नहीं है तो वह राज्य होगा, वह फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाएगा। साथ ही इन्होंने कुशासन के आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश सरकार का अंग बता दिया। उसके बाद हैदराबाद और सिंध क्षेत्र का भी विलय ब्रिटिश शासन का अंग बना दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, अवध मतलब जो राजा थे वह कहते थे जो थोड़ा शक्तिशाली रहते थे तो वहां क्या करता था अंग्रेज, वहां पर विद्रोह करवा देता था जनता पर कि यहाँ के राजा अच्छा शासन नहीं करते हैं, हम आएंगे तो अच्छे शासन करेंगे। तो मतलब राजा के खिलाफ विद्रोह करवा देता था।
विद्रोह होने के कारण राजा आपस में ही उलझ जाते थे, जिसके कारण ब्रिटेन सरकार, ब्रिटिश जो यहाँ सत्ता थी, उसे मौका मिल जाता था और वह राजा को आसानी से पराजित करके उसका अधिकार क्षेत्र में ले लेता था वह क्षेत्र। इसी प्रकार इन्होंने दिया। अवध को बना लिया अपना अधिकार क्षेत्र, हैदराबाद को पूरी तरह नहीं बनाया था तथा जबकि सिंध क्षेत्र को भी अपना विलय कर लिया था। यह भी अपना ब्रिटेन शासन के केंद्र में आ गया। अब यहाँ पर ना ब्रिटेन सरकार का ही शासन रहेगा। ब्रिटिश सरकार में बोल रहा हूँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, क्योंकि 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर शासन थे। बोला मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार, यहाँ पर गलत की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह सबको ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही सपोर्ट दिया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के। उसके बाद राजनीति काल में जो कानपुर के बाजीराव के दत्तपुत्र, यहाँ पर आ गया दत्तपुत्र पुत्र। दत्तपुत्र मतलब होता है वैसा पुत्र जो एक तरह से दूध लिया गया ही पुत्र। तो वह नाना साहब थे। तो बाजीराव तो ऐसे तो अंग्रेज मान्यता दे ही नहीं रहा था नाना साहब को, बाद में दी, लेकिन समस्या बहुत हुआ तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया था, इसलिए वो भी विद्रोह दिए। तो राजनीति काल हमें लगता है आप लोग समझते होंगे, तो समझिए। राज पूछेगा कि यदि 1857 के क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे, तो आप लोग कहिएगा 1857 के राजनीतिक कारण के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई हड़प नीति और गोद लेने की प्रथा को समाप्त करना था। साथ ही इन्होंने शासन के आरोप लगाकर अवध, हैदराबाद और सिंध को क्षेत्र को ब्रिटिश शासन का अधीन बता दिया। साथ ही इन्होंने कानपुर के बाजीराव के दत्तपुत्र नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिन कारण 1857 की क्रांति हुई। या एक राजनीति काल का महत्वपूर्ण क्या कारण है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक कारण के अंतर्गत धनों का निष्कासन माना गया है। ब्रिटिश शासन काल में उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गए थे। देखिए आर्थिक कारण के अंतर्गत आता है, आर्थिक कारण के अंतर्गत धनोता, मतलब कि यहाँ के जो धन था वह अंग्रेज अपने यहाँ ले जाते थे। साथ ही साथ यहाँ के ब्रिटेन शासन काल में उद्योग धंधे भी धीरे धीरे बंद हो गए थे। लेकिन जितने भी उद्योग थे भारत में वह सभी सब बंद हो गए थे, क्योंकि यहाँ के कच्चे माल को ब्रिटेन अपने देश ले जाते थे और ब्रिटेन में जो उद्योग होता था वहाँ वस्तु जो भी चीज जाता था वहाँ उत्पादन होकर वह पुनः भारत ले आता था और उसे भारत में बेचा जाता था, जिसके कारण भारत की स्थिति भी दयनीय हो गई, क्योंकि यहाँ उद्योग थे नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही थी, जिसके कारण भारत की स्थिति दयनीय हो गई। गरीबी, भुखमरी जैसी स्थिति और बढ़ती चली गई। साथ ही उसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक समय जो जमींदार जो कर वसूलते थे उन्होंने इनाम में कुछ जमीन दी थी, वह भी भूमि वापस ले ली। तो उन्होंने भी विद्रोह किया, लिखा हुआ है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सभी जमींदारों को इनाम में दी गई भूमि जमींदारों से वापस ले लिया गया।
इसलिए जमींदारों ने भी ब्रिटेन शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। यदि पूछे था आर्थिक तारण क्या है 1857 के क्रांति, तो आप लोग क्या लिखेंगे? तो 1857 के आर्थिक तारण एक मुख्य तारण था जिसमें धनों का निष्कासन था। ब्रिटेन शासनकाल में भारत में सभी उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गए थे, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी, भुखमरी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। झांसी लॉर्ड बैटिंग के समय सभी जमींदारों को इनाम में दी गई भूमि वापस ले ली गई। भारत के सभी धन ब्रिटिश अपने यहाँ ले जा रहे थे, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हो गया, जिसके कारण भारतीय जनता ने यहाँ के लोगों ने विद्रोह आरंभ कर दिया ब्रिटिश शासन के खिलाफ। अब क्या है धार्मिक तारण? तो धार्मिक तारण क्या है? तो अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए लॉर्ड डलहौजी मतलब वो वायर चढ़ाए थे। तो उन्होंने 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया। मतलब वह 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किए, जिसमें कहा गया यदि कोई हिंदू धर्म बदलकर ईसाई धर्म को अपनाता है तो उससे पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार रहेगा, यदि कोई अन्य धर्म अपनाता है तो उसका अधिकार नहीं रहता। मतलब इसमें कहा गया था यदि कोई हिंदू धर्म को त्याग कर, मतलब यदि कोई हिंदू धर्म को त्याग कर अन्य धर्म अपनाता है तो उसे पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन ईसाई धर्म अपनाता है तो उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार रहेगा। यहाँ पर पैतृक संपत्ति मतलब होता है आपके माता पिता के संपत्ति में आपका अधिकार, फिर आपके संपत्ति में आपके बच्चे का अधिकार, मतलब वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे आपके दादाजी हुए वह पैतृक संपत्ति हुआ उनका, तो उसमें आपके पिताजी का अधिकार है, फिर आपके पिताजी के जो पैतृक संपत्ति है उसमें आपका अधिकार है, उसे ही कहा जाता है पैतृक संपत्ति। तो मतलब कि आप ही का संपत्ति है, आप ही का अधिकार नहीं रहेगा। अगर आप हिंदू धर्म को त्याग कर ईसाई धर्म के अलावा कोई अन्य धर्म अपनाते हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। स्वाभाविक सी बात है कि विद्रोह हो रही। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं सामाजिक कारण क्या है? सामाजिक कारण इसके अंदर तक सती प्रथा की समाप्ति, नर बलि और पशु बलि पर रोक लगाया गया। अंग्रेजों ने ये एक अच्छी चीज काम की थी, तो उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। एक सती प्रथा आप नहीं जानते हैं तो जरूर बताएं, ताकि हम आप लोगों को बता देंगे सती प्रथा क्या होता है। भारत में सती प्रथा की समाप्ति हुई है तो राजा राम मोहन राय के सहायता से दिया गया था, और इसमें अंग्रेजों ने भी बहुत साथ दिया था। लेकिन बाद में जब देखिए धार्मिक मामला या सामाजिक मामला एक ऐसी मामला होता है ऐसा जो उसमें यह धर्म से जुड़ा हुआ था सती प्रथा, और धर्म में बारे में लोगों को आप सही भी कहेंगे तो उन्हें तभी गलत लगती है। तो अंग्रेज ने सती प्रथा समाप्त किया, और इसमें सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय का था। तो लोगों ने इसका बहुत अधिक विरोध किया कि सती प्रथा समाप्त नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने नर बलि, पशु बलि, मतलब उन्होंने वर्तमान समय में भी बलि दी जाती है जानवरों की, उन पर भी उन्होंने रोक लगाने का कार्य किया। विधवा पुनः विवाह समाप्त, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग में मिसिंग है। इन्होंने विधवा पुनः विवाह प्रारंभ किया था, समाप्त नहीं किया था। यहाँ पर टाइपिंग में बहुत बड़ी मिस हो चुकी है,
देखिए, इसके अंडर द सती प्रथा की समाप्ति नर बलि और पशु बलि पर रोक लगाया गया था। यह बिल्कुल सही है। सामाजिक क्रांति के अंतर्गत राजा राम मोहन राय की सहायता से और ब्रिटेन के उस समय जो वायसराय थे उनकी सहायता से रोक लगाई गई थी, जिसका उस समय के सामाजिक लोगों ने काफी विरोध दिया था। लेकिन विधवा पुनः विवाह अंग्रेज ने शुरू किया था, न कि समाप्त किया था। पहले क्या प्रथा थी? सती प्रथा में किसी का पति मरता है तो उसे भी दफना की जाती थी, तो विधवा पुनः विवाह की कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होती थी। लेकिन जब सती प्रथा समाप्त किया गया तो विधवा पुनः विवाह प्रारंभ किया गया था। इन सब के लिए अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा और लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, आप सामाजिक सुधार में कोई भी काम करिएगा तो शुरू में उसका विरोध हो रहा है, चाहे वह धार्मिक हो या सामाजिक। यदि आप सुधार करने का प्रयास करेंगे तो उस पीढ़ी को यह लगता है कि यह गलत है, लेकिन आने वाले भविष्य की पीढ़ी को बाद में पता चलता है यह सही है। इससे कई उदाहरण है। हम यह नहीं कह रहे कि सभी सुधार सही होंगे या सभी सुधार गलत ही होंगे, लेकिन कुछ धार्मिक या सामाजिक सुधार सही होते हैं, लेकिन उस समय लोगों को लगता है कि यह गलत है। तो यहाँ पर आप लोग सही कर लेंगे, विधवा पुनः विवाह शुरू किया गया था, न कि समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब आती है सैनिक तारण। सैनिक बिल्कुल अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पहली बार भारत में 1806 ईस्वी कर्नाटक के बेल्लौर में हुआ था। मतलब अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध सैनिकों ने सबसे पहला विद्रोह होना 1806 के कर्नाटक के बेल्लौर में किया था, जिसका मुख्य कारण सेना का तिलक लगाना एवं पगड़ी बांधने पर प्रतिबंध करना था। मतलब अंग्रेज द्वारा सैनिकों को तिलक लगाना और पगड़ी बांधने पर प्रतिबंध कर दिया गया था, जिसके कारण 1806 ईस्वी में भारतीय सेना को ब्रिटेन में शामिल थे, ब्रिटिश सेना में भारतीय व्यक्ति, उन्होंने इसका विरोध किया। बाद में 1824 में महाराष्ट्र के नागपुर में भी इसका विरोध हुआ। उसके बाद आप देखिए, सामाजिक कारण समझिए और सैनिक कारण। सामाजिक कारण समझिए एक बार फिर से। सामाजिक कारण में सती प्रथा, नर बलि और पशु बलि पर रोक लगाना था और विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया गया। इसलिए यह सब अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, जिसके कारण लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। क्योंकि सती प्रथा लोगों को डालना था उस समय बिल्कुल सही प्रथा है, लेकिन राजा राम मोहन राय, उनके भाइया थे, वह मर गए थे, तो उनकी भाभी को सती प्रथा में मरना पड़ता, इसलिए उन्होंने इस प्रथा को समाप्त किया, जिसमें ब्रिटेन ने भी इनका साथ दिया था। इसलिए विधवा पुनर्विवाह लाया गया, तो लोगों ने इसका बहुत अधिक विरोध किया था। और सैनिक तारण में क्या है, 1806 ईस्वी में कर्नाटक के बेल्लौर में पहली बार दिया गया था, जिसका मुख्य कारण सैनिकों को तिलक और पगड़ी बांधने पर प्रतिबंध दिया गया था। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में तिलक लगाए जाते हैं, तो उस पर रोक लगा दिया होगा। और पगड़ी जो सिख होते हैं वह तो पगड़ी बांधते ही, उन पर प्रतिबंध कर दिया गया होगा, जिससे कारण लोगों ने क्या किया, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1824 में भी महाराष्ट्र के नागपुर में विद्रोह देखने के लिए मिला था, लेकिन यह सब विरोध को अंग्रेजों ने दबा दिया। उसके बाद आता है तत्कालीन कारण।
तत्कालीन मतलब उस समय विद्रोह होने था तत्कालीन तारण ते आता। तो तत्कालीन तारण के अंतर्गत बाउंस वेट राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग माना जाता है। इस राइफल में कारतूस का प्रयोग होता था, क्योंकि ऐसी अफवाह फैला दिया जाता है कि इस कारतूस को बनाने में डाई एवं सुधरती मार्च का प्रयोग भी किया जाता था, जिसका कारण हिंदू एवं मुस्लिम सेनाओं ने इस राइफल प्रयोग करने से मना कर दिया। देखिए यहाँ पर बात क्या है, तत्कालीन कारण होता है मतलब वर्तमान कारण क्या बना। जैसे कि नेपाल में वर्तमान में विरोध हुआ है, विद्रोह हुआ है, तो ये थोड़ी ना है कि अचानक हो गए, पहले से भी बहुत थे वहां पर हो रहे थे भ्रष्टाचार, लेकिन वर्तमान कारण क्या है कुछ और है। उसी प्रकार ये सब कारण तो था ही, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, लेकिन तत्कालिक कारण बना था इन बाउंस पेल राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, क्योंकि इस राइफल में कारतूस लगता था और ऐसी अफवाह फैला दिया गया था कि इस कारतूस को बनाने में जिसका उपयोग होता है ना, उसमें मतलब इस कारतूस में ना डाई एवं शुगर की चर्बी मिलाई गई है। मांस भी चल सकता है, चर्बी मिलाई है, जिसके कारण हिंदू एवं मुस्लिम सेनाओं ने इस राइफल का उपयोग करने से मना कर दिया। आगे की तलाश हम लोग टल करेंगे। तत्कालीन कारण में आपको कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं। तत्कालीन कारण में कुछ नहीं, बहुत अधिक पॉइंट बचे हुए हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि तत्कालीन कारण आ गया है तो मैं पूरा कर देता हूँ अंत तक, लेकिन इसका पीडीएफ आगे ही आपको मिलेगी। तो देखिए तत्कालीन कारण में क्या है। तत्कालीन कारण के अंतर्गत होता है बाउंस पेल राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। तो इसमें कारतूस का प्रयोग होता है एनफील्ड राइफल में। तो इसमें अफवाह फैला दिया जाता है कि इसमें इस राइफल में जो कारतूस का प्रयोग होता है ना, उसमें डाई एवं शुगर की चर्बी मिलाई गई है, जिसके कारण हिंदू में डाई पवित्र माना जाता है और मुस्लिम में शुगर। तो इन दोनों ने विरोध कर दिया। तो पश्चिम बंगाल के 34वें बटालियन के थे मंडल पांडे, उन्होंने बहुत कड़ी विरोध थी। ऐसे सभी विरोध कर रहे थे, लेकिन वो एक कहते उनको फांसी दी जाती है, मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी थे, मंडल पांडे थे, तो उन सभी भारतीय सेनाओं पर दबाव बनाया गया कि इस राइफल का उपयोग करना ही पड़ेगा। तो मंडल पांडे थे, उन्होंने वहां पर जनरल बाग और लेफ्टिनेंट विल्सन मतलब दो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हें इन्होंने क्या किया, गोली मार दी, गोली मारते हत्या कर दी उसी दिन 28 मार्च को। और सॉरी 28 नहीं 29 मार्च को, 29 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी। 29 मार्च को गोली मारते हत्या कर दी, तो उसी समय उन्हें पकड़ लिया गया और 29 मार्च को पकड़ा गया 1857 को। याद रखिए डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 1857 को पकड़ लिया गया और उसी दिन मारे ही थे, उसी समय पकड़ लिया गया। और 9 अप्रैल 9 नहीं 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दिया गया। तब पकड़े गए तो 29 मार्च 1857 को फांसी तब दिया गया, तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। उसके बाद मेरठ के सामने विश्वी फिफ्थ CLC के सैनिक होते हैं, उन्होंने 10 मई को अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह का खुला ऐलान कर दिया। मतलब उन्होंने ऐलान कर दिया विरोध के अंग्रेज के खिलाफ, और रातों रात यमुना नदी को पार करते हुए दिल्ली पहुंचे और
11 मई तो पहुंचे 1857 को दिल्ली पहुंचे। उस समय भारत में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर पहले या बहादुर शाह द्वितीय, दोनों एक ही व्यक्ति का दोनों नाम है। तो उन्होंने 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे। किस नदी को पार करते हुए? तो यमुना नदी को। और 12 मई 1857 को तो इन सेनाओं जो मेरठ के सेना थे, जो उनका नेतृत्व मतलब उनको नेता मान लिए और कहे आप इसका नेतृत्व कीजिए इस आंदोलन का। लेकिन बहादुर शाह जफर थे, उनका बहुत अधिक उम्र हो चुका था, जिसके कारण उन्होंने इसका नेता बनने से मना कर दिया। लेकिन बाद में उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि आप कर सकते हैं, तो वह कहते हैं ठीक है मैं करूंगा। उसके बाद वह सेना का नेतृत्व नहीं करते, मतलब कि वह नेता तो बन जाते हैं, लेकिन वह सेना के नेतृत्व करने के लिए एक अपने खास व्यक्ति होते हैं, वह था उसको नियुक्त कर देते हैं कि सेना का नेतृत्व यह करेंगे। तो 13 मई 1857 को भारत के इधर थे बहादुर शाह जफर जी, जिन्होंने सेना नेतृत्व दिया था वक्त था। तो और उधर थे ब्रिटिश सेना थी। तो उसके बाद 13 को नियुक्त किया गया और 13 मई को ही 1857 को इस युद्ध में वह मारे जाते हैं। उसके बाद यह होते हैं इनका नाम बहादुर शाह जफर। वह हुमायूं के मकबरे के पीछे जो मुगल जो बाबर के पुत्र होते हैं, कौन है बाबर के पुत्र? तो हुमायूं, जिनका मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे की दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पीछे छुपे हुए होते हैं कौन? बहादुर शाह जफर। उन्हें पकड़कर भेज दिया जाता है कहाँ? लंगूर। अब लंगूर कहाँ है? तो म्यांमार में है। म्यांमार में भेज दिया जाता है, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है 1862 ईस्वी में। और उनके बारे में उनके जो मरे तो उनके टॉवर बनाया गया, उन पर लिखा हुआ है कि यह वैसे व्यक्ति थे जिन्हें दफनाने के लिए, मतलब मर गए तो उन्हें टॉवर के लिए 2 गज मातृभूमि का जमीन भी नसीब नहीं हुआ। इसका मतलब यह लिखा हुआ है, आप सीधा समझिए कि यह वैसे व्यक्ति है जिन्हें मरने के बाद 2 मतलब उन्हें 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ मातृभूमि का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से किसने नेतृत्व किया, जैसे लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, हम यह सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप फिर से बताइए, लंगूर में स्थित जो बहादुर शाह जफर के मकबरा है उस पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? तो यह इतने बदनसीब थे कि इन्हें दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई अपनी मातृभूमि से। इनकी मृत्यु तब हुई बहादुर शाह जफर थे तो 1862 में। अच्छा, आप लोग ये बताइए लंगूर कहाँ स्थित है? तो वर्मा में। वर्मा का नाम वर्तमान समय बदल कर क्या कर दिया गया है? तो म्यांमार, मतलब लंगूर कहाँ है? म्यांमार में। आप लोग ये बात याद रखें। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे तहसीदी पटना के विनोद का नेतृत्व किसने दिया? तो पीर अली ने दिया थे। लखनऊ कौन दिया था? तो बेगम हजरत मौत। आरा कहाँ है? बिहार में ही है, तो जगदीशपुर।
आरा या जस्टिसपुर, दोनों सही बात बराबर नहीं है, क्योंकि जस्टिसपुर में आरा है। तो पूछता है कि आरा थे किसने नेतृत्व किया, तो वीर कुंवर सिंह। और यदि पूछता है जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया, तो भी वीर कुंवर सिंह ही होंगे। तो इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था, और बिहार के रोहंदियों ने भी, जो जनजाति थी उन्होंने की थी, जो वर्तमान में झारखंड में है, इन सब ने भी विरोध किया था। तो इस सब के बारे में विशेष जानकारी हम और कल जानेंगे, और अधिक जानकारी कल हम 1857 क्रांति के बारे में जानेंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जाते जाते मैं बताना चाहता हूं कि जब भारत में क्रांति हुई थी 1857 थे, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पाउमास्टर। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्रांति 1857 की अच्छी तरह से समझ में आई होगी। कल मैं इसका रिवीजन करते हुए आगे के टॉपिक और पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।